बीबीसी दुनिया में आज देखिए यूक्रेन युद्ध का 1 साल, कैसा है वहां का हाल। जंग ने कैसे बदली यूक्रेनी लोगों की जिंदगी, किस हाल में हैं वहां लड़ रहे रूसी सैनिक, कैसे अपने परिवार से साझा किया उन्होंने अपना दर्द। रूसी सैनिकों के इन कॉल रिकॉर्ड्स में सुनी गई चौंकाने वाली बातें, दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सैनिकों से लेकर बैले डांसर्स तक कैसे यूक्रेनी महिलाएं दे रही हैं रूस से लड़ाई में अपना योगदान। प्रतिरोध का प्रतीक बने यूक्रेन में औरतों के हौसले की दास्तान, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। यूक्रेन वॉर का 1 साल पूरा होने पर दिखाएंगे खास कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। उत्तर कोरिया से भागकर आए 900 लोगों का रेडिएशन टेस्ट कराएगा दक्षिण कोरिया। आशंका है कि उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों की वजह से वहां के 5 लाख लोगों पर रेडिएशन का खतरा। टेस्ट के कारण पानी और जमीन में रेडियो एक्टिव पदार्थ खुलने की आशंका। भूकंप के बाद 2 हफ्ते में लगभग 18,000 सीरियाई लोग तुर्की छोड़कर अपने वतन लौटे। तुर्की की मीडिया ने दी जानकारी। अब तक 2,000 सीरियाई नागरिकों के शव सीरिया भेजे गए। तुर्की में रहते हैं करीब 35 लाख सीरियाई शरणार्थी। कंबोडिया में फैल रहा है बर्ड फ्लू। 11 साल की एक लड़की की मौत। कंबोडिया के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ संपर्क में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लोगों में संक्रमण फैलने के अंदेशे की वजह से कंबोडिया के अधिकारी कर रहे हैं सबकी जांच। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। युद्ध ने यूक्रेन के लोगों की जिंदगी में बड़े परिवर्तन लाए हैं और यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिक भी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यह झड़प 2014 में शुरू हुई थी, जब रूस ने यूक्रेन से क्राइमिया को अपने अधीन कर लिया और फिर पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी बगावतियों को समर्थन दिया। इस झड़प में हजारों लोगों की मौत हुई है और करोड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। युद्ध ने यूक्रेनी लोगों के जीवन में कई तरह के परिवर्तन लाए हैं। बहुत से लोग अपनों को खो चुके हैं और कुछ लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है और कई लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा यह झड़प राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि करने और यूक्रेन समाज में विभाजन को गहरा करने के कारण लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। रूसी सैनिकों के लिए 1 साल पहले आज ही के दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन हमले के जवाब में यूक्रेन डटा रहा और ये लड़ाई आज भी जारी है। हालांकि यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन जीत से वो अब भी दूर है। इन 1 सालों में यूक्रेन के लोगों की जिंदगी कितनी बदल गई, वहां लड़ाई कर रहे रूसी सैनिक किस हाल में हैं और कैसे कई यूक्रेनी महिलाएं भी जंग के मैदान में मोर्चा संभाल रही हैं, इन सब की बात कवर स्टोरी में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस साल रूस पर जीत हासिल करने के लिए यूक्रेन जो भी उसको करना पड़े वो करेगा। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पूरी दुनिया में प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है और तब तक वो शांत नहीं बैठेगा जब तक कि रूसी हत्यारों को सजा नहीं दे देता। युद्ध का 1 साल आज पूरा होने पर यूक्रेन के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये बूचा शहर का दृश्य है, जहां रूसी सैनिकों पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगे थे। हालांकि रूस के सरकारी टेलीविजन में इन कार्यक्रमों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और यूक्रेन वॉर को दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लड़ाई में अब तक 8,000 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं, 13,000 नागरिक घायल हुए हैं और 1,30,00,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि लड़ाई में यूक्रेन के 1 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। और रूस के लिए भी ये लड़ाई बुरी साबित हुई है। पश्चिमी अधिकारियों के मुताबिक रूस के 2 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच कल संयुक्त राष्ट्र ने रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लड़ाई छेड़ने के लिए उसकी निंदा की गई। प्रस्ताव में रूस से फौरन युद्ध बंद करने के लिए कहा गया। 141 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि भारत, चीन, ईरान और दक्षिण अफ्रीका समेत 32 देश वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। भारत रूस के खिलाफ इस तरह के प्रस्तावों पर पहले भी गैर हाजिर रह चुका है। रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया और सीरिया समेत 7 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। और इस जंग के दौरान रूसी सैनिक अपने परिवार वालों के लगातार फोन करके अपना हाल बताते रहे। उनमें से कई सैनिकों ने परिवार को बताया कि वो लड़ना नहीं चाहते, घर वापस लौटना चाहते हैं। यूक्रेनी सेना ये फोन कॉल्स लगातार सुन रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी।
बर्फ की चादर में लिपटे इज्यूम से बीबीसी संवाददाता क्लाइव मायरी की रिपोर्ट। हर जगह हर चीज जल रही है। इज्यूम जल रहा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना साल रहा। खुशी और मुस्कुराने के मौके बेहद कम मिले, पर डर, दर्द और आंसू के मौके काफी ज्यादा। यूक्रेन की जंग को लेकर दो तरह की कहानियां चल रही हैं। दो पक्षों की आंखों देखी। इस रिपोर्ट में हमने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के इज्यूम शहर में रूसी कब्जे के दौरान वहां मौजूद दोनों पक्षों के हालात बताने की कोशिश की है, जो रूसी सैनिकों के फोन कॉल्स और स्थानीय यूक्रेनी लोगों की डायरी पर आधारित है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इज्यूम पर कब्जे के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों का हाल। पिछले साल 2 मई को इज्यूम पर रूस का कब्जा था। यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी भारी बमबारी कर रही थी। एक रूसी सैनिक जिसकी कॉल ट्रेस की गई, वो अपने दोस्त से बातचीत में लड़ने से इनकार करता हुआ सुना जा सकता है। हम इज्यूम में खत्म होते जा रहे हैं। ये लोग हमें सीधे जंग के मोर्चे पर भेज रहे हैं, एक जहन्नुम में। चारे की तरह हमें वहां भेजा जा रहा है। वहां जाना पागलपन है। लगभग इसी वक्त ल्यूबोव नाम की यूक्रेनी महिला डायरी में अपना आंखों देखा हाल लिख रही हैं। वो शुरुआत से जंग को लेकर अपनी भावनाएं डायरी में दर्ज कर रही हैं। 2 मई 2022 года। आंसुओं के बिना चलना असंभव है। ये जहन्नुम है। पूरा शहर डरा हुआ है। दीवारों से धुआं निकलता हुआ, बिना छत के, बिना खिड़कियों के घर, ईंटों का ढेर, शीशे और मलबा। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे जिंदा बचेंगे। ये बेहद प्रभावशाली शब्द हैं। लगभग 1 साल बाद इसे दोबारा पढ़कर आपको कैसा लग रहा है? जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ, ये दर्दनाक होता है। ये काफी मुश्किल है। 2 महीने बाद 22 जुलाई को इज्यूम में जंग तेज हो चुकी है। शहर पर रूसी नियंत्रण खतरे में लग रहा है। उसी वक्त एक रूसी सैनिक अपनी पत्नी को फोन करता है। क्या हालचाल है? कल उन्होंने हम पर बेहद घातक हमला किया। और छुट्टियों का क्या हुआ? अगर मैं घर आया तो वापस नहीं जाऊंगा। मेरी यूनिट में पहले 40 लोग थे, अब 20 ही जिंदा बचे हैं। इसका कोई अंत होता नहीं दिख रहा। हे भगवान। और इस जंग में फंसे हैं ल्यूबोव जैसे आम लोग। जंग के वक्त वो इस अंधेरे तहखाने में छिपा करती थीं। 22 июля 2020। पिछले साल 22 जुलाई को 2 लोग मारे गए। मैं फिर से डर गई थी। ये तब हुआ जब मैं शहर छोड़कर जाने की सोच रही थी। मैं तय ही नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। लेकिन इसी बीच उम्मीद की रोशनी दिखी। 6 सितंबर को यूक्रेनी सैनिक इज्यूम में दाखिल हुए। इस सीनियर लेफ्टिनेंट को प्यार से लोग कुब्रत के नाम से बुलाते हैं। वो हमें बता रहे हैं कि जब वो शहर में दाखिल हुए, उस वक्त उन्हें ज्यादा विरोध नहीं सहना पड़ा, लेकिन पूरे शहर में माइंस लगाई गई थी। एक गोदाम में धमाका भी हुआ था और पीछे हटने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिक क्या कर रहे थे? कुछ लोग यहाँ पकड़े गए और उन्हें हाथ बांधकर ऐसे रखा गया था। बाकी शहर से जा चुके थे। एक रूसी सैनिक ने अपने घर पर फोन किया। हर जगह हर चीज जल रही है। इज्यूम जल रहा है। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखकर ही ल्यूबोव इस पूरे सदमे को झेल सकीं। और आपकी डायरी में आखिरी एंट्री रूसी सैनिकों के शहर छोड़ने से 1 दिन पहले की है। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना साल रहा। खुशी और मुस्कुराने के मौके बेहद कम मिले,
पर डर, दर्द और आंसू के मौके काफी ज्यादा। आपको क्या लगता है अगले साल आप अपनी डायरी में क्या लिख रही होंगी? आशा करती हूँ कि मैं ये लिख पाऊंगी कि हमने ये जंग काफी पहले ही जीत ली और हम शांति से रह रहे हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीद दूसरे लाखों लोग भी कर रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे मैदान जंग में डटी हैं यूक्रेनी महिलाएं। टीवी से दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल पूरा हो गया है और इलाके पर कब्जे की इस लड़ाई का यूक्रेन के लोगों पर बड़ा असर हुआ है। 80 लाख से ज्यादा लोगों ने जान बचाने के लिए देश छोड़ दिया है और जो यहाँ रह गए उन्होंने बहुत कुछ देखा और सहा। बीते 1 साल में कई आम यूक्रेनी लोगों ने भी मोर्चा संभाला। बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट ने ऐसी ही 4 महिलाओं से मुलाकात की, जंग ने जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जिंदगी में कई लाइनें होती हैं। यूक्रेन की महिलाएं बैले से जंग के मैदान तक ऐसी ही कई लाइनों में हैं। वो अपने देश के लिए लड़ रही हैं, जो उनकी जिंदगी में इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस जंग ने कई जिंदगियों को उलट पुलट दिया है। यूक्रेन की सरहदों पर छिड़े युद्ध ने लोगों को अंदर से भी बदल दिया है। जब जंग शुरू हुई तो मुझे लगा अब मैं कभी फिर से स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। अब हमारी संस्कृति और हमारी मिट्टी को बचाना मेरे और हम सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं अपने परिवार और देश की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं पीछे रहकर इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे दुख है कि कई युवा पुरुषों को हमारे देश के लिए लड़ना पड़ रहा है। मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। बोहडाना बोंडोर अब एक बड़े मकसद के साथ कीव के ओपेरा थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। कई डांसर्स अब जंग में भी अपनी एक खास भूमिका निभा रही हैं। ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि मैं सिर्फ एक महिला और एक बैले डांसर नहीं हूँ। मैं भी इन हालातों में काम आ सकती हूँ, चाहे वो योगदान छोटा सा ही क्यों ना हो। ये सभी एक संस्था हेल्पिंग हैंड्स के साथ वॉलंटियर के तौर पर जुड़ी हैं। इस संस्था को एक बैले डांसर ने ही शुरू किया, जो डोनेशन जुटाकर ज़रूरतमंदों तक खाना और दवाइयाँ पहुँचाती हैं। मुझे लगता है कि मेरी उम्र के सभी दोस्त 10 साल बड़े हो गए हैं। ये आपको हमारे चेहरे से, समझ से, हमारी सोच से पता चल जाएगा। ये सैन्य ट्रेनिंग भी ले रही हैं। 26 साल की ओलेना बैरनोवस्का 3 बार जंग के मैदान में गईं, घायल भी हुई और एक बार फिर जाने को तैयार हैं। बीते 1 साल में यूक्रेनी सेना में शामिल औरतों की तादाद 2 गुनी हो गई है। सेना में अब 20% महिलाएं हैं। हम एक मजबूत देश हैं क्योंकि हमारी फ्रंट लाइन पर पुरुष और महिलाएं दोनों हैं और हम में कोई अंतर नहीं है। हम सभी का एक ही मकसद है, जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना। यूक्रेन की सर्वोच्च महिला सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल लारिसा याकुबचौक करीब 30 साल से ये वर्दी पहन रही हैं। उन्होंने बदलाव देखा है। कभी कभी पुरुष के लिए ये मानना मुश्किल होता है कि उनकी कमांडर या डिप्टी कमांडर एक महिला है। इसलिए मुझे एक कड़क अधिकारी की तरह रहना होता है, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनके सामने एक औरत खड़ी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले मैं एक अधिकारी हूँ, उसके बाद एक महिला और फिर एक गोरी शख्स। लेफ्टिनेंट कर्नल लारिसा याकुबचौक के कंधों पर अब सैनिकों की देखभाल की जिम्मेदारी है। ये सेशन उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए है। ये खैरसॉ का इलाका है, फ्रंटलाइन से कुछ ही मील की दूरी पर।
За цей рік змінилися ми. इस एक साल में हम बदल गए। अब हम अच्छे से जानते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन दोस्त है और कौन भाई। हमारी आंखों के सामने सब साफ हो गया है। यूक्रेन का एक ऐसा साल जब यूक्रेनियों ने न सिर्फ दुश्मन का सामना किया बल्कि खुद का भी किया। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हवाई हमलों और गोलीबारी के बीच कैसे रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं यूक्रेन के लोग, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। साल भर पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, कई शहर तबाह हुए, हजारों लोग मारे गए, लाखों को अपने घर छोड़ने पड़े। तमाम खतरे उठाने के बावजूद कई यूक्रेनियन लोग आम जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ यूक्रेनी नागरिकों से बात की और जानना चाहा कि इनके रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदल गई। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो लाखों लोग लड़ाई से बचने के लिए दूसरे देशों में चले गए, लेकिन जो नहीं गए या वापस लौट आए उनके लिए जंग के बीच रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है? Hi there, I'm Karina. Hi, my name is Svat. I'm 23 and I'm Ukrainian. Now I'm running to work because early in the morning we had a siren, so 2 hours of my life I spent in the shelter. यूक्रेन के शहरों में एयर रेड सायरन लगातार रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन फ्रंट लाइन से दूर काम जारी है। I am selling wedding dresses all over the world. Despite air raids, despite logistics problems, I'm trying to explain to clients how the delivery is possible, despite the fact that Ukraine is a no-fly zone. बैंक अब भी खुले हैं और ज्यादातर दुकानों में पर्याप्त सामान है। लोग अब भी काम पर जा रहे हैं और बार्स और रेस्टोरेंट्स में मिलते जुलते रहते हैं। I started with French lessons and driving classes and gym. We try to see each other, like my family, my friends and I, very often, as soon as we have a moment. पावर ग्रिडों पर हमलों से अक्सर ब्लैकआउट होते हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज दोबारा बिजली सप्लाई जल्द शुरू कर देती हैं, अक्सर एक ही दिन में। ज्यादातर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं चालू हैं। स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन उनके नजदीक बॉम्ब शेल्टर जरूरी है और बाकी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पर युद्ध के निशान चारों तरफ हैं। Real life in Ukraine is super challenging because you cannot plan anything. It's difficult to predict what will happen next minute. So I'm trying to not delay my affairs and do whatever I want. रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन जंग के कितने पास है। मिसाइल हमलों का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। फिर भी यूक्रेन भर में लोग जंग के बावजूद आम जिंदगी जारी रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इस जंग के 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन की राजधानी कीव में ओपेरा हाउस को इस तरह रोशन किया गया। एक स्विस कलाकार ने इसे रोशनी से सजाया। रूस के हमले के 1 साल होने पर दुनिया भर से कई कलाकार यूक्रेन पहुंचकर युद्ध प्रभावित लोगों के सम्मान में आयोजन कर रहे हैं। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।